लगभग 15 से 20 साल बाद जब उस दिन मैंने संभवी को देखा तो सोचा भी नहीं था कि कनाडा वापस जाते वक्त एक विलक्षण सी परिस्थिति में संभवी भी मेरे साथ साथ कनाडा जा रही होगी। उस दिन ड्राई क्लीन होकर आए कपड़ों में मेरे कुर्ते पजामे की जगह लेडीज ड्रेस देखकर उसे वापस देकर अपना कुर्ता पजामा लेने के लिए मैं ड्राई क्लीनर की दुकान पर पहुंच गया था। वहीं पर मैंने इतने सालों बाद संभवी को देखा। उसे दुकानदार से झगड़ते देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी बेहूदगी बातें करने वाली औरत संभवी ही होगी, लेकिन यकीनन वो संभवी ही थी। कुछ देर तक तो मैं दुकानदार और संभवी के बीच का झगड़ा झेलता रहा और फिर दुकान के बाहर से ही बिना संभवी की तरफ देखते हुए बड़ी ही शांत स्वर में मैंने दुकानदार से कहा, भैया जी, मेरे कुर्ते पजामे की जगह ये किसी की लेडीज ड्रेस आ गई है मेरे कपड़ों में। प्लीज जरा देखेंगे क्या? अरे, यह मेरी ड्रेस आपके पास कैसे आई? 4-5 दिन हो गए इसे खोए हुए। इतने दिन सोए थे क्या? गुस्से से कहा। संभवी ने लगभग झपटते हुए मेरे हाथ से ड्रेस ले ली। ये सब कहते हुए उसने मुझे देखा नहीं था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? आप संभवी ही हो ना? मेरी बात सुन। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा और फिर बोली, अरे हाँ, मैं वही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड संभवी हूँ। लेकिन आप यानी मोहित यहाँ कैसे? आप तो कनाडा में सेटल हो गए थे ना? फिर करीब 10 से 15 मिनट की बातचीत में उसने 20 सालों का पूरा लेखा जोखा मेरे सामने रख दिया। मेरे कनाडा जाने के तुरंत बाद ही उसकी शादी हो गई थी। अमीर माँ बाप की लाडली बेटी होने के बावजूद माँ बाप की अपेक्षाओं के विपरीत जगह उसकी शादी हुई थी। उसका पति किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर तो था, लेकिन घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी अब तक जारी रखनी पड़ी थी। उसकी एक ही बेटी है जो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही है। और बिना कुछ बोले मैं उसे निहारता रहा और ऐसी कितनी ही बातें वह लगातार बताती जा रही थी। इन 20 सालों में संभवी थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन अब भी बहुत सुंदर लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और कंधों तक कटे बाल, सचमुच आज भी संभवी उतनी ही आकर्षक थी जितनी 20 साल पहले थी। बीते कई सालों की यादें संजोए हुए मैं सोच ही रहा था कि उससे क्या कहूँ, तभी वह फिर से बोली, बच्चे कितने हैं तुम्हारे? अरे भाई, अब सारी बातें यहीं रास्ते में खड़ी खड़ी करोगे क्या? घर चलो मेरे, मैं यहीं पास में रहती हूँ। मैं अपनी कार लेकर आई हूँ, चलो घर चलो। नहीं नहीं, आज रहने दो, आज जरा जल्दी में पड़ी हूँ। तुम कब आए कनाडा से यहाँ? अब यहीं रहोगे कि वापस जाओगे? मुस्कान कैसी है? बाल अच्छे हैं ना? फिर कभी अपना कार्ड दे दो, मैं पहुँच जाऊंगी कभी ना कभी तुम्हारे घर। अभी थोड़ी देर पहले दुकानदार से लड़ते वक्त तो तुम्हें जल्दी नहीं थी, अब कह रही हो कि जल्दी में हूँ। लड़ने से फायदा ही हुआ ना? एक तो तुम मिल गए और मेरी बेटी की खोई हुई ड्रेस भी मिल गई। लड़ने झगड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई हो तुम। क्या पति से भी ऐसे ही लड़ती हो? और नहीं तो क्या कुदरत ने हर औरत को एक पति लड़ने के लिए ही तो दिया होता है? मुस्कान ने तुम्हें बताया नहीं अब तक? संभवी ने हंसते हुए कहा। हम बातें करते करते मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास आ गए। मेरी नई थार को देखकर संभवी की आंखें कुछ देर चौंधिया सी गईं और फिर अचानक बोल पड़ी, वाओ थार, बड़े ठाठ हैं तुम्हारे तो। मेरी गाड़ी को निहारते वक्त संभवी का चेहरा किसी भोलभाले बच्चे सा हो गया था। चलो संभवी, आज मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ, तुम्हारा घर भी देख लूंगा, चलो बैठो। वाओ दैट्स ग्रेट, लेकिन थोड़ी देर रुको, मैंने यहीं पास की गली में अपनी ड्रेस सिलने दी है, अभी उसे लेकर आती हूँ। गली बहुत छोटी है, तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती, मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा, मैं यहीं गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, मैंने कहा। ठीक है, कहकर वह चली गई। गाड़ी में बैठे बैठे 20 साल पहले की ना जाने कितनी यादें मेरे मन में उमड़ने लगीं। 20 साल पहले यहाँ पटना में ही सोन नदी के सामने
हम दोनों के परिवार साथ साथ के मकानों में रहते थे। हमारे 2 मकानों के बीच सिर्फ एक दीवार थी। आंगन हमारा साझा था। संभवी के परिवार में माँ बाप, संभवी और उसका उससे 10 साल छोटा भाई आदि यानी 4 लोग थे। मेरा परिवार संभवी के परिवार से बड़ा था। माँ बाबा, हम 5 भाई बहन, हमारी दादी और हमारी एक बिन ब्याही बुआ, कुल 9 लोग। सोननगर में तब सिर्फ हमारे ही 2 परिवार गुजराती थे, इसलिए हमारे दोनों परिवारों में बहुत ज्यादा प्यार और अपनापन था। संभवी की माँ मेरी माँ से 8 से 10 साल छोटी थी, इसलिए हर वक्त मेरी माँ के पास कुछ न कुछ नया सीखने हमारे घर आती रहती थी। संभवी का छोटा भाई सोनू उससे 10 साल छोटा होने के कारण हमारे दोनों परिवारों में सबसे छोटा था, इसलिए सबको प्यारा लगता था। संभवी के पिताजी बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पर होने के कारण हरदम व्यस्त रहते थे। संभवी देखने में सुंदर तो थी ही, लेकिन उसके बातूनी, चंचल और मिलनसार स्वभाव के कारण हम सभी भाई बहनों की वो बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। मेरी दोनों बहनें तो हरदम उसी की बातें करती रहतीं। मेरा बड़ा भाई अमन अपने नए नए शुरू किए बिजनेस में हरदम व्यस्त रहता था, लेकिन मेरे और संभवी के हम उम्र होने के कारण हमारी बहुत बनती थी। 12वीं कक्षा तक मैं और संभवी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बॉम्बे चला गया। इंजीनियरिंग करते करते मेरी अपनी क्लास की सलोनी से दोस्ती हो गई, जो फिर प्यार में बदल गई। शादी करने के बाद सलोनी और मैं दोनों कनाडा चले गए। उसके बाद संभवी और उसके परिवार की यादें मेरे लिए धुंधली सी पड़ने लगीं। मैं कनाडा में ही था, तभी संभवी की शादी हो गई थी, ये खबर मुझे अपनी माँ से मिली थी। माँ बाबा थे, तब तक संभवी और उसके परिवार की कुछ न कुछ खबर मिलती रहती थी। 8 से 10 साल पहले माँ का और फिर बाबा का देहांत हो जाने के बाद कभी इतने करीबी रहने वाले संभवी के परिवार से मानो मेरा संबंध ही टूट गया था। आजकल सचमुच जीवन इतना फास्ट हो गया है कि जो वर्तमान में चल रहा है, बस उसी के बारे में हम सोच सकते हैं, बस उसी से जुड़े रहते हैं। कभी कभार भूतकाल इस तरह संभवी के रूप में सामने आ जाता है, तभी हम भूतकाल के बारे में सोचने लगते हैं। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि तभी संभवी सामने आ खड़ी हुई, तो मैं वर्तमान में लौटा। फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर संभवी को बैठने को कहा। क्यों? मन कनाडा पहुंच गया था क्या? गाड़ी में बैठते हुए संभवी ने कहा। कनाडा से कब आए? अब क्या यहीं रहोगे या वापस जाना है? वापस जाना है, यहाँ बस साल भर के लिए एक प्रोजेक्ट पर आया हूँ। यहाँ पास ही एक किराए पर मकान ले लिया है। आजकल इंडिया में काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। और मुस्कान कैसी है? बच्चे क्या कर रहे हैं? एक ही बेटा है, क्या पढ़ाई कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है उसका भी। यानी तुम्हें भी एक ही लड़का है? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। हम दोनों एक जान और हमारी अकेली जान। हम बातें करते करते संभवी के घर तक पहुंच गए थे। संभवी के कहने पर मैं उसका फ्लैट देखने ऊपर उसके घर गया। छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट था, लेकिन निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। डाइनिंग टेबल के साथ लगी खिड़की के इर्द गिर्द लहराता हुआ मनी प्लांट, घर के द्वार पर रखा मोगरे का गमला, उस छोटे से ड्राइंग रूम में घर की हर चीज, घर की गृहिणी की कलात्मक रुचि की गवाही दे रही थी। घर को निहारते हुए अनायास ही मैं बोल पड़ा, वाह क्या बढ़िया साज संवार रखा है तुमने घर। नौकरी करते हुए भी कैसे कर लेती हो? मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अंदर से एक बेहद हैंडसम व्यक्ति लगभग चिल्लाता हुआ बाहर आया और संभवी पर बरस पड़ा। इतनी देर तक कहाँ मटर गश्ती हो रही थी? मुझे काम पर जाना है। याद भी है, तुम्हारी तरह ऑफ नहीं है मेरा। संभवी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। मैं भी हैरान होकर कभी संभवी को, कभी उस इंसान को देख रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले खड़ा था। ये मेरे पति हैं, रोशन, और रोशन, ये है मदन। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, हमारे पड़ोस में रहते थे। संभवी ने कुछ झेपते हुए अपने पति से मेरी मुलाकात करानी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरे पास अब जरा भी फुर्सत नहीं है। और होती भी,
तो तुम्हारे पुराने यारों से परिचित होने का मुझे कोई शौक नहीं है। कहकर वो मेरे हाथ मिलाने के लिए बड़े हाथ को इग्नोर कर अंदर चला गया। मैं अवाक खड़ा रह गया। फिर बोला, ओके संभवी, मैं चलता हूँ। मुस्कान राह देख रही होगी और फिर उसकी तरफ देखे बिना ही घर से बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठते बैठते अनायास ही मेरी नजरें ऊपर गईं तो देखा संभवी अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ी होकर बड़ी असहाय सी नजरों से मुझे देख रही थी। कोशिश कर रही थी कुछ कहने की, उसकी वे असहाय सी नजरें मेरा घर तक पीछा करती रहीं। घर पहुंचते ही मुस्कान को सारी बात बताई तो वह भी अवाक सी रह गई। हमारी शादी के बाद से ही मुस्कान संभवी और उसके पूरे परिवार को जानती थी। संभवी की मां को दी हुई कांजीवरम की साड़ी आज भी मुस्कान ने संभाल कर रखी है। संभवी की सुंदरता और मिलनसार स्वभाव से तो मुस्कान पहली बार मिलते ही प्रभावित हो गई थी और कभी कभी मुझे चिढ़ाते हुए कहती, ऐसी करिश्मा कपूर सी सुंदर लड़की पड़ोस में थी, फिर भी तुम मेरे पीछे कैसे पड़ गए थे मदन। जाने कितनी देर तक हम दोनों संभवी के बारे में ही बातें करते रहे। तभी मेरे मोबाइल पर फोन आया। मैं संभवी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। तुम्हें सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया है। तुम पहली बार हमारे घर आए और तुम्हारी बिना वजह इंसल्ट हो गई। अरे नहीं नहीं, मेरी इंसल्ट की छोड़ो, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम्स रोशन की ही हैं। ज़रा खुलकर बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। आप फ़ोन पर नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि रोशन का गुस्सैल और शकी स्वभाव मेरे लिए सहना मुश्किल होता जा रहा है। उसके इस स्वभाव की वजह से ही मैं किसी के घर नहीं जाती और न ही किसी को अपने घर बुलाती हूँ। कल अचानक तुम मिल गए, मुझे घर तक छोड़ने आ गए, ना जाने कैसे मैंने तुम्हें ऊपर अपने घर में बुला लिया। तुमने ये सारी बातें माँ बाबा को बताई हैं कि नहीं? शुरू में कोशिश की थी बताने की, उसी का परिणाम आज तक भुगत रही हूँ। मतलब तुम्हें तो पता ही है मेरे बाबा भी कितने गुस्सैल थे। उन्हें जब ये सब पता चला तो उन्होंने रोशन को गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल गए। अरे मेरी शादी के वक्त से ही रोशन बाबा को पसंद नहीं था। उसकी नौकरी, तनख्वाह, कुछ भी उन्हें मेरे लायक नहीं लगा था। लेकिन रोशन देखने में इतना हैंडसम था कि मैं देखते ही उसके प्यार में पागल हो गई थी। माँ बाप के लाख समझाने पर भी मैंने रोशन से ही शादी करने की जिद कर ली। आखिर मेरी जिद की वजह से मेरी रोशन से शादी हो गई। शादी के बाद जब भी हम माँ बाबा के घर जाते, रोशन को हमेशा लगता कि उसकी नौकरी और कम तनख्वाह के कारण बाबा उसे नीची नज़रों से देखते हैं। मैंने जब रोशन की शिकायत बाबा से की तो बाबा ने गुस्से में भरकर उसे सुना दिया कि तुम मेरी बेटी के लायक कभी थे ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। ये सब सुनने के बाद मेरा मायका छूट गया। रोशन के स्वभाव ने और भयंकर रूप धारण कर लिया। यही है मेरी गृहस्थी का असली रूप। माँ बाबा और आदि अब कनाडा में ही रहने लगे हैं। ना वे कभी मुझसे मिलने आए और ना ही मैं कभी उनके पास गई। जीवन में मुझे एक ही सुख मिला है, वो है मेरी बेटी पायल। उसे देखकर ही मैं जी रही हूँ। बेटी से कैसा सलूक है तुम्हारे पति का? बेटी को तो वो बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके स्वभाव के कारण पायल उससे डरी डरी सी रहती है। हम दोनों के झगड़े में पिसती जा रही है, हर समय सहमी सहमी सी रहती है। तुम्हें कुछ दिन माँ बाबा के साथ जाकर रहना चाहिए। माँ बाबा काफ़ी दूर सेटल हो गए हैं, उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली है। भाई और उसकी पत्नी उनकी बहुत सेवा करते हैं। ऐसे में मैं अपना ये दुख उनके सिर पर डालना ठीक नहीं समझती। अच्छा ये सब रहने दो, तुम्हें और एक बात बतानी थी। मैं कल 4 बजे तक तुम्हारे घर आऊंगी, कुछ काम है। माँ बाबा के कुछ पेपर्स देने हैं। तुम जब कनाडा जाओ तो पेपर्स भाई को मेल कर देना। हाँ जरूर आना। कल मैं और मुस्कान तुम्हारा वेट करेंगे। अपनी बेटी को भी लाना, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मगर दूसरे दिन दोपहर 4 बजे तक इंतजार हमें करना ही नहीं पड़ा। सुबह 7 बजे ही पायल का यानी संभावी की बेटी का फ़ोन आ गया। बहुत ही डरी हुई आवाज़ में उसने कहा,
अंकल आप प्लीज अभी हमारे घर आ जाएं। कल पापा ने मम्मी को बहुत मारा है। मम्मी ने ही आपको फोन करने को कहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी निकाली और मुस्कान को भी साथ ले लिया। फिर हमने एक पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर शर्मा को पुलिस की वर्दी में अपने साथ ले लिया और सीधे संभवी के घर पहुंच गए। संभवी की हालत बहुत खराब थी। दोनों गालों पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक आंख सूजी हुई थी, एक हाथ जख्मी था। वो बहुत घबराई हुई थी और कराह रही थी। पायल उसकी बगल में बैठी थी और रोशन पलंग की दूसरी ओर सिर पकड़े बैठा था। मुझे और मेरे साथ आए पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर रोशन घबरा गया। अपने तमाम पुरुष अहंकार को समेटते हुए संभवी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने बुलाया है इन्हें यहाँ? मैं इंस्पेक्टर शर्मा आपकी बेटी के फोन के आधार पर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर रोशन हक्का बक्का रह गया। मैं और मुस्कान भी चुपचाप खड़ी थी। पहले तो इंस्पेक्टर ने रोशन को अपने कब्जे में किया, फिर मुस्कान पायल के साथ घर पर रुकी रही और मैं व संभवी पुलिस स्टेशन चले गए। संभवी ने थाने में रोशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पायल और संभवी को लेकर हम दोनों अपने घर आ गए। घर आते ही मुस्कान ने सबके लिए चाय बनाई, संभवी को पानी देकर थोड़ा शांत होने दिया। थोड़ी देर बाद बहुत ही शांत और संयत भाव से मैंने संभवी से पूछा, क्या है ये सब? संभवी, पत्नी पर इस तरह हाथ उठाना गुनाह है। यह क्या तुम्हारा पति जानता नहीं? क्या पहले भी कभी उसने ऐसा किया है? संभवी ने कहा, ऐसा दूसरी बार हुआ है। 2-3 साल पहले मुझे ऑफिस में अचानक चक्कर आ गया था। तब मेरा एक कलीग मुझे घर छोड़ने आया था और उस रात भी रोशन ने मुझे इसी तरह मारा था। वह मेरे लिए बहुत पजेसिव है, मेरे साथ किसी और पुरुष को देख ही नहीं सकता। लेकिन तुम ये सब सह कैसे लेती हो? पति को तुम्हारा नौकरी करके पैसे कमाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ किसी को देखना मंजूर नहीं। यह क्या बात हुई? मैंने पूछा। संभवी ने धीरे से कहा, मैंने भी यह सब 1000 बार सोचा है मदन। सिर्फ अपनी बेटी को सोचकर सब सहती रही हूँ, लेकिन सहन करने की भी कोई सीमा होती है। हाँ संभवी, मैं मानता हूँ कि तुम माँ, बाबा, भाई और सबके बारे में सोचकर अपना दर्द आज तक छिपाती रही हो। लेकिन इतनी मार सहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी सहनशीलता का भी अंत होना ही चाहिए, और वह आज हो गया। संभवी ने दृढ़ स्वर में कहा, मदन, इतने दिनों तक मैं अपनी इस पायल बेटी के लिए चुप रही थी, लेकिन अब नहीं। अब वो सब समझ चुकी है। अब मुझे रोशन से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। 2-3 महीने तक पायल और संभवी हमारे साथ ही रही। फिर संभवी ने कोर्ट में तलाक का नोटिस दे दिया। रोशन कई दिनों तक हमारे घर आकर संभवी को मनाने का नाटक करता रहा, लेकिन वह नहीं मानी। तलाक के लिए 6 महीने का सेपरेशन का समय शुरू हुआ और तभी हमारा कनाडा वापस जाने का समय भी आ गया। संभवी और पायल के पास भी पासपोर्ट थे। जब हम दोनों कनाडा वापस जा रहे थे, तब संभवी और पायल भी हमारे साथ कनाडा जा रही थीं। उन संभवी के भाई तक पहुंचाने का जिम्मा मैंने ही ले लिया था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।